हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल तारक के स्टडी पॉइंट, जिसपे हम लेके आए कक्षा 10 की बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। हमने आप लोगों को जीव जनन कैसे करते हैं ये सब बहुत सारे टॉपिक पिछले वीडियो में बता दिए थे, और आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को उसके अगले टॉपिक, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग अपनी अपनी मेहनत जारी रखिए। कोई भी बच्चा आराम नहीं करेगा, वो चाहे वो एक टॉपिक याद करे, लेकिन डेली का एक टॉपिक जरूर याद करेगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? परागण। आज हम आप लोगों को परागण के बारे में बताएंगे। जो पौधे होते हैं उनमें परागण किस प्रकार होता है, वह परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार भी, और परागण के उन प्रकार के बारे में विस्तार से वर्णन। तो आइए जानते हैं। ये पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है परागण। परागण का मतलब क्या होता है? पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। आप सामान्य सी भाषा में जान ले, पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और परागण क्या है? परागण कितने प्रकार का होता है? परागण दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेरे बच्चे, वह बहुत ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। पहला प्रकार क्या लिखा है? स्वपरागण। और दूसरा प्रकार क्या लिखा है? पर परागण। पहले तो स्वपरागण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को पर परागण के बारे में बताएंगे। स्वपरागण का मतलब ही होता है स्वयं, व पर परागण का अर्थ ऐसे ही निकल रहा है। पर परागण का अर्थ यानी दूसरे पर निर्भर होना। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को इन दोनों के बारे में। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे बच्चों को ध्यान से समझना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। और हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको हम फिर से बताए दे रहे हैं। हमारा न्यू बैच अप्रैल के पहले से ही चालू हो गया है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहिए। जो बच्चे नए हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको हम बता रहे हैं। मेरे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एंड तक सभी बच्चे देखेंगे। क्या बताएंगे अब हम आप लोगों को? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, क्या होता है? इसे स्वपरागण कहते हैं। क्या लिखा है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या लिखा है? साधारण सी भाषा आप लोग समझ लिए। थोड़ा सा केवल डिफरेंट है, थोड़ा सा केवल इधर उधर अपोजिट है, लेकिन परिभाषाएं वही है। आपको मिस्टेक नहीं होना है कि ये परिभाषा सेम थी, वो परिभाषा सेम है, कि तो दोनों परिभाषाएं एक जैसे हो जाएंगे। क्या लिखा है? स्वपरागण का मतलब क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण, परागकण क्या होते हैं? जो जो पौधे का पुष्प का क्या करते हैं? फलदान निर्माण करते हैं। क्या लिखा है? जैसे हम आप में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। उसी प्रकार से है परागकण। क्या लिखा है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के क्या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और आगे क्या लिखा है? द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण या परपरागण हो सकता है। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जो द्विलिंगी पौधे होते हैं, उनमें स्वपरागण या परपरागण की क्रिया क्या हो सकती है? आगे क्या लिखा है?
ये ये क्या कहलाता है हमारा, ये क्रियाएं स्वपरागण कहलाती हैं। स्वपरागण कहलाती हैं। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, स्वपरागण कहलाती हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है उदाहरण। उदाहरण स्वपरागण के कौन कौन से हैं, कनकौवा, गुलमेहंदी, बनफसा, मूंगफली, खट्टी बुटिया। आप लोगों, हम कनकौवा तो नहीं बता सकते कि पौधा कौन सा होता है, लेकिन आप लोगों ने गुलमेहंदी, जो फूल का पौधा होता है गुलमेहंदी, इसको आप लोग आसानी से देख पाएंगे। और मूंगफली, मूंगफली का पौधा जो होता है वो भी हम आप लोग कहीं ना कहीं खेतों में देख सकते हैं। मूंगफली जो हमारे खेतों में उगाई जाती है। और खट्टी बूटी, खट्टी बूटी जो होती है, इन सभी में क्या होता है, इन सभी पौधों में स्वपरागण होता है। आदि क्या लिखा है, आदि। आदि का मतलब है और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। इसीलिए अगर हम कोई उदाहरण लिखते हैं, अगर उसमें हम एक एक वर्ड भी लिख देंगे, आगे नहीं पता होगा, और उसमें हम आगे लगा देंगे, तो इसका मतलब कि आगे जितने भी पौधे होंगे वो आ जाएंगे और आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। आइए दूसरा प्रकार क्या है हमारा, पर परागण। दूसरा प्रकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पर परागण। पर परागण का मतलब क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पादप पुष्प पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे पर परागण कहते हैं। सॉरी, प्रकृति में सामान्यतः पर परागण ही पाया जाता है, क्योंकि इसके कारण जाति का विकास होता है। यह कीट, वायु, जंतु, पक्षी आदि माध्यम आदि के माध्यमों से होता है। क्या लिखा है, पर परागण का मतलब क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान से समझना। जब किसी पुष्प के परागकण, जैसे कि आप ध्यान दें, जब ऐसा कोई पौधा है कि उसी उसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य स्वपरागण में क्या था, उसी पुष्प के पौधे, जो उससे एक पौधा है और उस पर एक पुष्प लगा है, उसके परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाएंगे। लेकिन जो हमारा स्वपरागण है वो इसका थोड़ा सा अपोजिट है। क्या लिखा है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पादप, यानी किसी अन्य पादप व पेड़ पेड़ पौधा समझ लीजिए, अन्य पादप पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र। जैसे कि स्वपरागण का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक, जैसे कि ये हमारा पुष्प है और ये हमारे क्या है, परागकण है। ये हमारे क्या है, ये हमारे परागकण है। तो जो ये हमारे परागकण होंगे, तो ये हमारे परागकण होंगे, ये इसी पौधा, जो हमारा ये पौधा है और इसी पे दूसरा पुष्प लगा होगा, इसी पे ये परागकण आएंगे, ना कि दूसरी जगह पे आएंगे। और जो हमारा ये रहा है, पर परागण क्या है, पर परागण में जैसे ये एक हमारा पुष्प बना है और ये हमारे क्या है, ये हमारे परागकण हैं। तो परागकण में क्या होता है, जब ये एक पौधा है और ये इस पौधे के परागकण जब दूसरे पौधे के पुष्प में आ जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पर परागण होगा। यही कहने का मतलब है कि जो परागकण है वो एक, जो स्वपरागण है वो एक ही पुष्प के पौधे में होता है, और पर परागण जो है वो अलग 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 जो पौधे होंगे उनके पुष्पों के बीच होता है। तो क्या लिखा है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प के पुष्प अन्य पादप पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि तो इस क्रिया को या इसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। प्रकृति में सामान्यतः क्या लिखा है, प्रकृति में सामान्यतः पर परागण ही पाया जाता है। क्या होता है, जो प्रकृति हमारी, जो हमारा ये वातावरण है, इसमें सामान्यतः पर परागण ही पाया जाता है, क्योंकि इसके कारण जाति का विकास होता है। क्या होता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, हमारे जो पौधे होते हैं इनकी जाति का विकास होता है। और क्या लिखा है, यह कीट, वायु, जंतु, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को, जो कीट, वायु, जंतु, पक्षी आदि के माध्यमों से बताया गया है, यह किस प्रकार होता है। जैसे कि ये हमारे परागकण हैं, परागकण, जो हमारे परागकण होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं।
बहुत हल्के। वो एक हल्की-सी हवा आने पर भी उड़ सकते हैं, इसीलिए लिखा है जो पर परागण की क्रिया है, जैसे कि ये हमारा पुष्प है, कोई पक्षी या कीट यहाँ पे तितली आके बैठी और परागकण जो है वो उसके पंजों में जो तितली होगी उसके पंखों में चिपक जाएँगे और वो उड़ के इस पुष्प पे बैठ जाए तो इसके परागकण इस पुष्प में आ जाएँगे। या जंतु के माध्यम पक्षी के माध्यम से कैसे बताया गया है? जब कोई पक्षी आए और इस पुष्प के ऊपर पुष्प की डाली पे बैठ जाए और पुष्प के पास आ जाए या पुष्प के रस को अपनी ओर आकर्षित करे तो जब उसके परागकण होंगे उसके पंजों में चिपक जाएँगे और इस पुष्प के अंदर आ जाएँगे तो हमारी क्या हो जाएगी पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी और पुष्प से फल बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे पर परागण कहते हैं। आगे क्या लिखा है? पर परागण का उदाहरण क्या लिखा है? साल्विया, अंजीर, प्रिमरोज, वेलिस्नेरिया आदि। जो पर परागण है यह किसमें होता है? पर परागण हमारी क्रिया किसमें पाई जाती है? साल्विया में पाई जाती है और अंजीर में पाई जाती है और किसमें पाई जाती है? प्रिमरोज। प्रिमरोज एक पौधा होता है जिसमें हमारे पर परागण की क्रिया पाई जाती है और वेलिस्नेरिया भी हमारा एक शायद जल 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 रहित क्या है? पौधा है जिसमें हमारी पर परागण की क्रिया पाई जाती है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हमारा स्वपरागण के लाभ। जो स्वपरागण की क्रिया है हमारी उसके लाभ क्या है व उसकी हानि क्या है तो ये जानते हैं। क्या लिखा है? स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण जो है क्रिया ये हमारी किस प्रकार होती है तो क्या लिखा है? स्वपरागण के लाभ निम्नलिखित हैं। स्वपरागण के लाभ कैसे हैं? निम्नलिखित यानी कि स्वपरागण के लाभ बहुत से प्रकार के लाभ भी होते हैं। अगर कोई चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बहुत से लाभ भी होंगे और उसकी बहुत सी हानियां भी होंगी। चलिए आइए जानते हैं स्वपरागण। स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वपरागण का सबसे बड़ा लाभ यही है कि स्वपरागण की क्रिया के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होना नहीं पड़ता। जैसे कि हमने आप लोगों को अभी बताया था स्वपरागण की क्रिया में एक ही पौधे के पुष्प के जो परागकण होते हैं वो वही पौधे के पुष्प पे आ जाते हैं, ना कि वो दूसरे पौधे के पुष्प में जाते हैं। इसीलिए हमारी स्वपरागण की क्रिया में दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। ये रहा हमारा पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या लिखा है? स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि जब परागकण जो स्वपरागण होगा वो एक ही पौधे के पुष्पों के बीच हो जाएगा तो परागकणों की ज्यादा संख्या नहीं हो पाएगी और ज्यादा परागकणों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती क्योंकि वो क्रिया तुरंत हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। आगे क्या लिखा है? तीसरा लाभ क्या लिखा है? स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं और संकरित पौधे पैतृक पौधों के समान लक्षण युक्त होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या हैं? हम लोग भी तो एक अ, अपने माता पिता के द्वारा ही जन्मे गए हैं। इसीलिए तो स्वपरागण के पौधे क्या होंगे? वो पैतृक यानी कि पिछले जो की पीढ़ी होगी उसके समान होंगे व लक्षण युक्त होंगे। पिछली पीढ़ी के संतति के पौधे जो होंगे उनके समान व लक्षण युक्त होंगे। आगे क्या लिखे हैं हमारी स्वपरागण से हानियां। अब हम बताएंगे आप लोगों को स्वपरागण जो है हमारा इससे हानियां कितनी होती हैं तो क्या लिखा है? स्वपरागण से निम्नलिखित हानियां होती हैं। स्वपरागण जो है हमारा इससे निम्नलिखित हानियां होती हैं। कौन कौन सी? स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे दुर्बल होते हैं। पहली बात, पहली हानि क्या हुई? जो स्वपरागण है हमारा इससे उत्पन्न बीज क्या होते हैं? स्वपरागण से उत्पन्न बीज हमारे स्वपरागण से उत्पन्न बीज व स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे। स्वपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं उन बीजों से बने पौधे क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। आगे क्या लिखा है? स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। जो स्वपरागण है उससे उत्पन्न बीज क्या होते हैं? संख्या में कम, भार में हल्के तथा जो आकार होता है बीजों का वो उस आकार में छोटे होते हैं। तीसरा तीसरे हानि क्या लिखा है? अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता। सबसे बड़ी हानि क्या है? अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता। अगर
हम आप लोग हैं जैसे कि अगर एक बार गलती हो जाए तो उसका अगली बार उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारी स्वपरागण की क्रिया है, अगर एक बार पौधे में रोग लग गया है, अगर हम उसके बीज इस्तेमाल करेंगे तो जो नया पौधा होगा उसमें भी रोग लगेगा, ये निश्चित है। आगे क्या लिखा है चौथी हन, संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है। जैसे कि जो पहला पौधा होगा उससे जो बीज बनते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो होती है, लेकिन अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी पौधे के बीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये रहे मेरे इतने सारे टॉपिक, आशा करते हैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हम आप लोगों को अगले टॉपिक बताएंगे, हम रफ करने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा पर परागण के लाभ व पर परागण के महत्व। अब हम आप लोगों को बताएंगे, पहले हमने आप लोगों को बताए थे स्वपरागण के लाभ एवं हानियां, स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण के प्रकार व इसकी लाभ हानि। अब हम बताएंगे आप लोगों को पर परागण के लाभ महत्व व पर परागण से हानियां। तो क्या होता है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना क्या लिखा है। पर परागण के लाभ, पर परागण से निम्नलिखित लाभ है। जो हमारा पर परागण है इससे क्या है, निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन सा है, पहला लाभ क्या होता है, पर परागण में उन्नतशील प्रजातियां विकसित होती हैं, यह जैव विकास का आधार है। पर परागण क्या है, पर परागण में उन्नतशील प्रजातियां विकसित होती हैं, यह क्या है, यह जैव विकास का आधार है। आगे क्या लिखा है, दूसरा लाभ क्या लिखा है हमारा, विभिन्नताओं के कारण उच्च गुण वाले स्वस्थ बीज प्राप्त होते हैं, जो संकर ओज को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो पर परागण का दूसरा लाभ क्या है, विभिन्नताओं के कारण उच्च गुण वाले यानी अच्छे गुण वाले बीज व स्वस्थ बीज प्राप्त होते हैं, जो संकर ओज के लिए क्या है, जो संकर ओज को प्रदर्शित करते हैं। जो संकर ओज है हमारे, ये हम आप लोगों को अगले लेसन में बताएंगे, ये बहुत विस्तार से बताएंगे आप लोगों को, और ये बहुत बार भी पूछा गया। तीसरा लाभ क्या है हमारा, पर परागण द्वारा उत्पन्न जनन क्षम पौधे विकसित होते हैं। जो पर परागण है इसके द्वारा जो हमारे पौधे उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, जनन क्षम होते हैं व उन्नतशील भी होते हैं। आगे क्या लिखा है, पर परागण से हानि। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो हमारा पर परागण है इससे हानियां कितनी होती है। तो क्या लिखा है, पर परागण से निम्नलिखित हानियां होती हैं। जो हमारा पर परागण है इससे निम्नलिखित हानियां होती हैं, कौन कौन सी। पहला क्या लिखा है, पौधों की मकरंद रंग सुगंध आदि पर अधिक ऊर्जा व संसाधन व्यय करना होता है। जो हमारा पर परागण है इनकी मकरंद रंग, इनका जो रंग होता है, सुगंध यानी इनकी जो खुशबू होती है, इन सभी चीजों की, इन सभी चीजें जो होती है, ये सभी व संसाधन जो होते हैं, इनको इनको प्रयोग में लाने वाले संसाधन जहाँ पे हम उगाएंगे वो उस जगह पे बहुत सारी क्या होता है, संसाधन का, ऊर्जा व संसाधन का क्या होता है, व्यय करना पड़ता है। यानी व्यय का मतलब होता है खर्च करना पड़ता है। आगे क्या लिखा है हमारा, दूसरी हानि क्या लिखी है हमारी, पर पराग कण अधिक संख्या में बनते हैं, क्योंकि पर परागण जो होता है वो एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे पहुंचते हैं, तो इसमें परागकण की संख्या क्या होती है, ज्यादा बनती है, तभी वो एक पुष्प से दूसरे पौधे में पहुंचते हैं। कभी नहीं भी पहुंचते हैं, खाली इधर इधर उधर के हो जाते हैं, इसीलिए इसमें परागकण की संख्या अधिक बनती है। तीसरी हानि क्या लिखी है, पर परागण के लिए विभिन्न युक्तियां साधन, जैसे पर परागण के लिए विभिन्न युक्तियों व साधन की जरूरत है, जिसके जिसके द्वारा पर परागण होता है, साधन पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण विभिन्न साधनों पर निर्भर होकर होता है, जैसे क्या लिखा है, कीट वायु जल पक्षी जंतु मनुष्य आदि का
कीट जो होते हैं, वायु होती है, जल होता है, पक्षी होते हैं और मनुष्य आदि इन सभी चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथी हानि क्या लिखी है हमारी? चौथी हानि लिखी है हमारी, पर पराग पर परागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। जो पर परागण है, इसके फलस्वरूप जो प्रजाति होती है, उसके जो पैतृक लक्षण होते हैं उसमें क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। ये रहे हमारे स्वपरागण एवं पर परागण से लाभ बता दिए थे। ये रहे हमारे पर परागण के लाभ व हानि। अगला जो हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप लोग अपनी बुक व मॉडल उठा के देख लीजिए कितने सन में ये पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सुंदर जा सकता है सीयूपी बोर्ड के लिए। क्या लिखेंगे? आइए अब हम इन दोनों में अंतर बताते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति करता है। अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एक ही संतति द्वारा, जो अलैंगिक अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनक क्या होता है? एक ही जनक द्वारा, अलैंगिक जनन एक ही संतति, सॉरी, जनक द्वारा, एक ही जनक द्वारा संतति, अलैंगिक जनन एक ही जनक द्वारा संतति यानी संतान की उत्पत्ति करता है। संतति यानी संतान की उत्पत्ति करता है। आगे क्या लिखा? लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन का पहला अंतर क्या है? लैंगिक जनन में किस प्रकार होता है? तो क्या लिखा है? संतान की उत्पत्ति के लिए क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः, जो लैंगिक जनन है इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का होना आवश्यक है। प्रायः दो जनकों का होना क्या है? आवश्यक है। दो जनकों का होना आवश्यक है। ये रहा हमारा पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या लिखा है? दूसरा लिखा है, जैसे कि दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर हम लिखेंगे अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होता है। जो लैंगिक जनन होता है हमारा, इसमें निषेचन होता है। लैंगिक जनन में हमारा क्या है? निषेचन होता है। अलैंगिक जनन का हमारा तीसरा अंतर क्या है? लैंगिक जनन जो है तीसरे प्रकार क्या बताता है? संतान पूर्णतः जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन में संतान पूर्णतः जनक के समान होती है। जो संतान होती है वो पूर्णतः जनक के समान होती है। लेकिन जो हमारी लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में क्या होता है? संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है। संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है। क्या लिखा है? ये बता देते हैं आप लोगों को। अलैंगिक जनन जो है हमारा, अलैंगिक जनन हमारा पहला क्या कहता है?
पहली बात अलैंगिक जनन क्या कहता है? अलैंगिक जनन एक ही जनक द्वारा संतति यानी संतान की उत्पत्ति करता। अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। 2 जनक यानी कि नर व मादा का होना आवश्यक है। दूसरा अंतर क्या है हमारा? अलैंगिक जनन में जो है निषेचन नहीं होता है, लेकिन जो हमारा लैंगिक जनन है इसमें निषेचन होता है। तीसरा अंतर क्या है? लैंगिक जनन में संतान पूर्णतः जनक के समान होती है, लेकिन इसी का अपोजिट लैंगिक जनन में संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप सबको इतने सारे टॉपिक बताए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट दारिस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे व समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।